मैं प्रदीप कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड से। तो आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कक्षा 6 में विषय विज्ञान का जो इकाई 3 है, इसका चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने अब तक पिछले लेक्चर में यहाँ पर बात कर ली थी, वो थी आसवन विधि की बात तक हमने इसको कर लिया था। ठीक है, हम थोड़ा सा बस एक बार मैं इसको हल्का सा बता देता हूँ आसवन विधि के बारे में। इस विधि में क्या काम करते हैं हम, इस तरीके से द्रव्यों को वहां पर अलग करते हैं जब उनके क्वथनांकों में काफी कम का अंतर होता है। ठीक है, और क्वथनांक के लिए भी मैंने बताया था कि जो पदार्थ जिस ताप पर उबलना शुरू हो जाता है उसका क्वथनांक कहलाता है, अगर हम अपनी थोड़ी सी आम भाषा में इसकी बात करें। ठीक है, तो इतने में क्या हो गया, वो उबलना शुरू हो जाता है। तो वहां पर जब उनके क्वथनांकों में दो द्रव अगर ऐसे ले लें हम इसमें जिनके क्वथनांकों में काफी ज्यादा का अंतर होता है, तब हम उसको जो है साधारण आसवन के द्वारा उसको पृथक कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसके बारे में पिछले लेक्चर में बताया भी था, उपकरणों को भी आपको दिखाया था। ठीक है, और चित्र बनाकर भी इसको दिखाया था कि आसवन क्या होता है। तो साधारण आसवन में क्या काम करते हैं, उसको सीधा गर्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आसवन क्या होता है, एक बार फिर परिभाषा के रूप में। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वो उबलने लगता है और वो क्या जाता है, वाष्प अवस्था में चला जाता है। ठीक है, और वाष्प अवस्था को जब ठंडा किया जाता है तो वही वाष्प अवस्था किस में आ जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, तो किसी द्रव को पहले वाष्प अवस्था में लेकर जाना और वाष्प अवस्था को ठंडा करके द्रव अवस्था में लाने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, आसवन कहते हैं। ठीक है, जब दो द्रव होते हैं और उनके क्वथनांकों में काफी अधिक का अंतर होता है, तो उसको अलग करने के लिए हम साधारण आसवन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर मेरी पिछली आप लेक्चरों को देखेंगे तो साधारण आसवन और प्रभावी आसवन, भाप आसवन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। तो उसमें क्या काम करेंगे, लेकिन जब काफी का अंतर होता है, ज्यादा बड़ा अंतर होता है, तो उसको हम साधारण आसवन द्वारा उसको पृथक कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या काम करते हैं,
तो ये क्या है, यहाँ पर एक साधारण आसवन। इसके दौरान क्या करते हैं कि यहाँ पर जिन द्रवों को पृथक करना होता है उसको एक आसवन फ्लास्क में ले लेते हैं, ठीक है, और आसवन फ्लास्क में लेकर के उसको गर्म करते हैं, जिससे जो द्रव होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक जो द्रव होगा तो क्वथनांक बहुत ज्यादा होगा, एक जिसका कम होगा। तो जब उसको गर्म करना शुरू करेंगे तो जिसका जो क्वथनांक है, ठीक है, वो कम होगा, वो तेजी से क्या होगा, वाष्पीकृत होने लगेगा, और जिसका अधिक होगा वो नहीं होगा या बहुत कम होगा, ठीक है। तो वो हिस्सा तो यहीं पर रह जाएगा, और जो वाष्पीकृत होने वाला होगा तेजी से, वो कहाँ जाएगा, इधर की तरफ से ऊपर वाष्प के रूप में जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कंडेंसर यानी संघनित, यहाँ से नीचे से पानी इसके अंदर डाला जाता है और ऊपर की तरफ को क्या होगा, यहाँ पर पानी निकलता रहता है। तो ये क्या होगा, पानी नीचे से ऊपर की तरफ को लगातार घटता रहता है। ये मैंने पिछले लेक्चर के दौरान आपको वास्तविक रूप से कंडेंसर भी दिखाया था, और ये पूरा उपकरण आपको मैं दिखा भी चुका हूँ पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, लगातार पानी ऊपर की तरफ को चलता है और ये यहाँ से निकलता रहता है, जिससे क्या जो वाष्प आती है वो द्रवित हो जाती है, और द्रवित होकर के ये ग्राही में एकत्रित हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि पहले द्रव को वाष्प अवस्था में बदलना और वाष्प को संघनित करके, ठीक है, द्रव अवस्था में बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आसवन कहलाती है, ठीक है। और यह किस प्रकार का आसवन है, साधारण आसवन। जब इसके अंदर कोई दो द्रव ऐसे मिले हुए हों जिनमें उनका जो क्वथनांक होता है, ठीक है, वो काफी कम का अंतर होता है उसके अंदर, तब हम प्रयोग करते हैं प्रभाजी आसवन का। तो प्रभाजी आसवन में क्या करते हैं, यहाँ पर मैं ऊपर लिखा देता हूं अभी, तो साधारण आसवन में और प्रभाजी आसवन में अंतर यह आ जाएगा कि यहाँ पर जो आसवन फ्लास्क लिया हुआ है इसके ऊपर प्रभाजक स्तंभ लगा दिया जाता है। अब प्रभाजक स्तंभ लगने से ये फायदा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, ये हिस्सा बड़ा है, उसके बाद बारीक नली होती है इसके अंदर, फिर हिस्सा बड़ा आता है, फिर बारीक आती है, जिससे क्या होता है कि वो जो हिस्सा था वो ठंडा होने लगता है। तो जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है वो ठंडा होकर के द्रव वापस आता रहता है, और जिसका क्वथनांक कम होता है वो वाष्पित होकर के आगे जाता रहता है। फिर क्या काम करते हैं, फिर इसी हिस्से को, जैसे मैंने अभी दिखाया था, कंडेंसर वाला हिस्सा दिखाया था, इस वाले हिस्से को उसी कंडेंसर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और फिर वाष्प को द्रवित करके, जो वाष्प है यहाँ वाली, ठीक है, उसको द्रवित करके ग्राही में एकत्रित कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई दो द्रव ऐसे होते हैं जो अमिश्रणीय होते हैं, यानी भाप में तो वाष्पशील होते हैं और वैसे एक जगह हो जाते हैं, तो उसको अलग करने के लिए हम भाप आसवन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमारी जो यहाँ पर विशेष विधि थी वो यही थी, साधारण आसवन के रूप में, यानी कि उसको अलग करना, पदार्थों को शुद्ध करना। इसी के बाद इसके अंदर अगला ज्यादा टॉपिक इसके अंदर वो है क्रिस्टलीकरण, यानी कि किसी चीज की क्रिस्टल तैयार करना, ठीक है। अब क्रिस्टल तैयार करने के लिए, क्रिस्टल का मतलब यहाँ पर होता है, जो क्रिस्टल इंग्लिश का है वाला, हिंदी में अगर हम कहें तो रवे बोलते हैं उसको। कभी आपने देखा होगा जिससे घर पर चीनी होती है, ठीक है, या जो नमक आता है वाला, डेयरी वाला, तो वो क्या होता है, वो क्रिस्टल रूप में होता है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, जब किसी पदार्थ को बनाते हैं उसको अलग करना होता है तो उसको क्रिस्टलीय फॉर्म में लेकर के जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे दूं आपको, सब परिचित भी होंगे इससे, फिटकरी से, ठीक है। तो एक तो फिटकरी वाला हिस्सा है, और एक जैसे नमक बनाई जाती है, तो ये भी क्या है, क्रिस्टलीकरण वाला हिस्सा होता है वाला, बाद में क्रिस्टल तैयार हो जाते हैं इसके। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि क्रिस्टलीकरण, तो मैं एक सबसे अच्छा यहाँ पर उदाहरण ले लेता हूँ फिटकरी का।
तो इसको हम समझ लेंगे कि फिटकरी कैसे बनाई जाती है, उससे ही आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि क्रिस्टलीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम ये जानते हैं कि जो फिटकरी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर लवण होते हैं अलग अलग। तो फिलहाल बच्चों आपने वो उसके बारे में नहीं जाना होगा क्योंकि कक्षा 6 में हुआ आप अभी, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। उसमें होता है एक तो पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, एक ठोस पदार्थ होता है। उसमें एक होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट ठोस होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट ठोस होता है। अब क्रिस्टलीकरण किस प्रकार से करेंगे ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टलीकरण तब करते हैं जब पहले पदार्थ बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका क्रिस्टलीकरण शुरू किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हमने मान लिया एक बीकर ले लिया, कांच का बनाया हुआ एक बीकर होता है, उसको हमने यहां पर ले लिया। बीकर में कुछ पानी दे देते हैं, लगभग 10 से 15 मिलीलीटर इसके अंदर पानी ले लिया। उसको हमने रखा ट्राइपॉड स्टैंड पर। तो हमने इसको रख दिया ट्राइपॉड स्टैंड पर। नीचे बुनसेन बर्नर या फिर स्प्लिट लैंप लगा लेते हैं, मान के बुनसेन बर्नर लगा रहे हैं। और इस पानी को गर्म कर लेते हैं, लगभग इतना हो जाए कि हमारा जो पदार्थ है जो ऊपर हम ले रहे हैं वो घुल जाए, इस हिसाब से इसको गर्म कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें क्या काम करते हैं, मान लें कि हमें एक लिमिटेड मात्रा में बनाना हो तो लगभग मान के चलो 6.4 ग्राम हमने एल्यूमिनियम सल्फेट को तोल लिया, जो रासायनिक तुला होता है प्रयोगशाला में, ठीक है। तो उसकी सहायता से हमने एल्यूमिनियम सल्फेट को 6.4 ग्राम के लगभग हमने इसको तोल लिया। और तोलने के बाद क्या करा, इसको इसके अंदर डाल दिया, किसमें, जो पानी गर्म हो रहा था। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सी मात्रा में इसके अंदर हल्का सा तनु H2SO4 डालेंगे। जो H2SO4 अम्ल होता है, गंधक का अम्ल, वो थोड़ी सी मात्रा में इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसका अपघटन ना हो, ठीक है। अब ये था, पहले ठोस था, यहाँ पर इसको डाल दिया। कांच की छड़ होती है, तो लगातार हम इसे चलाते रहते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, ये इसके अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगा। सही है। अब ये क्या हो गया, एक विलयन तैयार हो गया, यानी कि वहां पर पूरी तरीके से वो घुल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि लगभग पोटेशियम सल्फेट को लगभग 2.4 ग्राम इसको अलग से फिर से तोल लेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या तोला था, पहले एल्यूमिनियम सल्फेट को, अब फिर क्या तोलेंगे यहाँ पर, पोटेशियम सल्फेट लगभग 2.4 ग्राम। इसके बाद क्या होगा, इसको तोलने के बाद हम किसमें डाल देंगे, फिर इसी पानी के अंदर डाल देंगे जो पहले से हमारे यहाँ पर गर्म होकर के, जिसके अंदर हमने एल्यूमिनियम सल्फेट को घोल रखा था, ठीक है। अब क्या होगा, इसको लगातार चलाते रहेंगे। सही है। चलाने से क्या होगा, जब ये पूरी तरीके से घुल जाए, यानी कि घुल करके पूरा विलयन एक जैसा हो जाए, यानी कि यहाँ पर अब कोई भी पदार्थ दिखाई ना दे रहा हो, बिल्कुल पानी के समान हो जाए, जिससे पानी था इसी प्रकार से हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट था, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, फिर इसमें क्या होता है, जल के 24 अणु और जुड़ जाते हैं, और फिर हमारा क्या बन जाता है, फिटकरी, यानी K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पर फिटकरी बन जाती है, लेकिन किस रूप में है अभी, वो विलयन के रूप में। तो हमें तो अब जो पानी है या जो और चीजें हैं उनसे तो दूर करना है उसे, यानी पृथक करना है। तो अब हम पृथक करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो ऐसा लिया हुआ है हम या तो इसको ऐसे ही रख देंगे अब, ठीक है। और अगर हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी क्रिस्टलीकृत हो जाए, यानी कि क्रिस्टल थोड़ी जल्दी बन जाए, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक दूसरा बड़ा बीकर ले लेंगे,
माने यहाँ पर हमने 250 मिलीलीटर वाला लिया है, तो दूसरा जो बीकर है वो हम यहाँ पर 1000 मिलीलीटर वाला ले लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे, ठंडा पानी भर लेंगे। और इस बीकर को ले जाकर के कहां रख देंगे, इसमें। ये क्या काम कर रहे हैं हम, जल्दी इस प्रक्रिया को करने के लिए। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारी फिटकरी बन गई थी, ठीक है, उसके यहाँ पर कुछ देर बाद क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे कण बनने शुरू हो जाएंगे उसके अंदर, सही है। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वहां पर जो पानी था वो अलग हो गया है, और जो फिटकरी के कण थे वो वहां पर अलग होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या काम कर लेते हैं, पानी को निथार लेते हैं, और जो फिल्टर पेपर होता है उसकी सहायता से उसको छान करके पानी को पूरी तरीके से, और हम उसको अलग कर लेते हैं। फिर क्या काम करते हैं, थोड़ी सी मात्रा में वहां पर, ठीक है, एथिल अल्कोहल लेकर जल में इसे घोल करके इनके जो क्रिस्टल होते हैं उनको दोबारा से इसमें डालते हैं, ताकि जो इसके अंदर एस्ट्रोनोफोर है, जो अन्य अशुद्धियां होंगी, ठीक है, वो दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो वो अशुद्धियां हमारी दूर हो जाएंगी, और ये जो हिस्सा था वो हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। अब उसको हम क्या काम करते हैं, क्रिस्टलीय रूप में आ गया। तो मैंने बताया यहाँ पर क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या था कि वहां जो द्रव था उसको आप क्रिस्टलों को अलग कर लिया, छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको इसकी सहायता से क्या कर लिया जाता है, बिल्कुल अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या काम कर लिया, अलग कर लिया इसको। फिर बाद में फिल्टर पेपर की सहायता से उसको सुखा लेते हैं, मतलब दबा करके उसको सुखा लेते हैं, बाद में सुखा करके उसको फिटकरी के रूप में उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहलाता है, वो क्रिस्टलीकरण कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से क्रिस्टल तैयार करना। चलो इसे हटा देते हैं हम। अब इसके अंदर जो अगला हेडिंग है वो है 2 एमिश्रण द्रवों को पृथक करना, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, 2 एमिश्रण द्रवों को पृथक करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 एमिश्रणीय द्रवों को, यानी कि द्रव है दोनों, और लेकिन एक क्या है, एक दूसरे में एमिश्रण यानी कि घुल नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए हम क्या मान लेते हैं, मान लिया हमने मिट्टी का तेल और दूसरा क्या उसके अंदर जल है, यानी मिट्टी का तेल और पानी आपस में मिल गए हैं, सही है। तो